अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल कयूम सिद्दीकी और आज आप हैं AQS के साथ। और AQS के साथ आज दो बहुत ख़ुसूसी मेहमान हैं। एक हैं जनाब शहबाज राना साहब, और शहबाज राना साहब का तारुफ इतना ही है, आपको याद होगा सऊदी अरब ने $1 बिलियन जो है वो वापस लिए थे। ख़बर किसने ब्रेक की थी? शहबाज राना साहब। और मेरे लेफ़्ट साइड पे जो हैं वो जनाब महताब हैदर, सीनियर जर्नलिस्ट, इकॉनमी को तकरीबन 20 साल से जो है वो कवर कर रहे हैं द न्यूज़ के लिए। शहबाज राना साहब एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए करते हैं, हम महताब हैदर साहब जो हैं वो द न्यूज़ के लिए करते हैं। और एक से एक बड़ी स्टोरी जो है वो इनके भी क्रेडिट के ऊपर। इकॉनमी को जानने वाले दो जिन इस वक्त दाएँ बाएँ हैं, और मैं इकॉनमी से बिल्कुल पैदल हूँ। लेकिन इसमें इंटरेस्ट मुझे इसलिए पैदा हुआ कि अचानक से खबर आई कि IMF का जो प्रोग्राम है उससे पहले पाकिस्तान के स्टेट बैंक के ऊपर जो उसको को बहुत इंडिपेंडेंट किया जा रहा है, और इतना इंडिपेंडेंट कि उससे कोई पूछ नहीं सकेगा कि भाई तुमने क्या किया क्या नहीं किया। बड़ा ही अहम सवाल है कि अगर प्राइम मिनिस्टर कोई जॉब्स दे तो वो उसके ऊपर रेफरेंस बन सकता और वो ताहयात नाहल हो सकता। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा इदारा जो कि पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सेंट्रल बैंक है, उसको इंडिपेंडेंट करने का मकसद क्या है, इसके फ़ायदे क्या होंगे, नुकसानात क्या हैं। तो बात करते हैं जनाब महताब हैदर साहब से। महताब साहब, क्या लग रहा है कि क्यों हुकूमत ने ये इक़दाम किया? देखें, थैंक यू वेरी मच। बुनियादी तौर पे देखें, ऑटोनमी या इंडिपेंडेंस एक अच्छा बज़ाहिर एक महसूस होता है कि बहुत अच्छा वर्ड है, लेकिन डेवल लाइज इन डिटेल्स। जब आप उसकी गहराई में जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि एक ऐसी ऑटोनमी जिससे ये तसर उभरे कि स्टेट विद इन अ स्टेट अगर आप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और अगर एक और जो बात है मैं समझता हूँ जो इनिशियली मुझे कह देनी चाहिए, अगर ये बिल बहुत ही अच्छा है और ऑटोनमी बहुत ही अच्छी है तो ये IMF की डिक्टेशन के तहत क्यों लाई जाती है? IMF के प्रोग्राम का हिस्सा क्यों होता है तो हम इस तरह की ऑटोनमी की बातें करते हैं? अगर ये बहुत ही अच्छी होती तो हम IMF के प्रोग्राम के बगैर ऑटोनमी की बात करते तो शायद उस पर ज़्यादा इनरिच और अच्छी डिबेट होती। लेकिन जिस अंदाज में आपने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया है और बल्कि बलडोज़ किया है आपने, चूँकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कुछ अर्सा पहले तक इसको रजिस्ट कर रही थी, अब सब ने मनोमान उसको कबूल कर लिया है और इस अंदाज़ में कबूल कर लिया है कि जिसके नतीजे में ये महसूस होगा कि पाकिस्तान में नैब और FIA एक सिविलियन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को रगेद कर और जलील कर सकती है बेसिकली, लेकिन वो कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकती। तो ये इस तरह का लॉ है जिसके नतीजे में ये तसर उभर रहा है कि ये स्टेट विद इन द स्टेट है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये ऑटोनमी जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मुताबिक ये नहीं है। महताब हैदर कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है। तो फिर किस चीज़ ने फोर्स किया गवर्नमेंट को कि वो इसको ये बिल लेके आई, और फिर इतनी जल्दी में कि बिल भी नहीं, प्रेसिडेंशियल जो ऑर्डिनेंस है उसके तहत ही आकर दी? इसमें दो तीन क्लैरिफिकेशन। एक तो ये प्रेसिडेंशियल इसका ऑर्डिनेंस नहीं आ रहा, अच्छा, और ना कभी अंडर कंसिडरेशन था। ये बिल ही इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट से होगा इंट्रोड्यूस, और काबीना ने अभी तक इसकी मंजूरी दी है। ये पहली बात। आपने कहा कि किस क्यों हो रहा है, मेरे ख्याल में मोर देन IMF ये कुछ लोगों के ज़ाती मफादात को ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है दैन द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। अब वो कौन कौन से हैं? अब वो नाम अभी पता चल जाएंगे आपको जब ये बिल पास होगा। इसमें अचानक तो ये नहीं हुआ, नंबर वन। ये पिछले साल मार्च अप्रैल में भी अटैम्प्ट हुई थी, उस वक्त भी मैंने दो खबरें की थी, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी उस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग होती थी, और ये बिल रुक गया था। कैबिनेट कमेटी ऑन लेजिस्लेटिव केसेस में गया, और अगर आपको कभी इत्फाक हो तो डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा जो मेंबर हैं CCLC की, जिसको चेयर करते हैं आपके लॉ मिनिस्टर, उनसे पूछिएगा कि उनके इस बिल के ऊपर क्या कमेंट्स थे उस वक्त, कि अगर ये बिल पास हो जाता है इसकी इन द प्रेजेंट फॉर्म तो ये क्या होगा। अच्छा, फिर ये जब तकरीबन 3 हफ्ते पहले मंगल को जब काबीना ने इसकी अप्रूवल दी, तो उससे एक दिन पहले मैंने ये खबर फाइल की कि ये एक बिल कल काबीना में जा रहा है और इसके ये बिल ठीक नहीं है। इसमें जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लेकिन हमारा ये ख्याल था, मेरा ज़ाती तौर पर ये ख्याल था कि स्टोरी छपने के बाद शायद काबीना के जो अरकान हैं वो उस चीज़ का नोटिस लेंगे और कोई डिबेट होगी काबीना के अंदर, और उसके बाद अगर रियासत का और हुकूमत का इख्तियार होता है वो अपनी लेजिस्लेशन कर सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो वहाँ पे काबीना को कोई प्रॉपर प्रेजेंटेशन हुई,
और ना ही वहाँ पे कोई इसके ऊपर डिस्कशन हुई डिटेल्ड में, और मेरा ख्याल हार्डली 15 मिनट में ये बिल काबीना ने पास कर दिया। ये इसका इतना मोटा इसका ये जो ड्राफ्ट है मेरे सामने जो पड़ा हुआ है, इसको मुझे पढ़ने में जब मैंने खबर की थी तो मुझे 4 घंटे लगे थे, क्योंकि इसके एक एक चीज़ के अंदर इतना कुछ लिखा हुआ है। तो काबीना ने इसको 15 मिनट में पास किया, और बल्कि वहाँ पे जो मेरी इत्तला है सेक्रेटरी फाइनेंस ने कहा कि यहाँ पे जाने दे, आगे जाके इसको देख लेंगे। तो ये जो इस तरह की जल्दबाजियाँ हैं ना, तो फिर उसके बाद ये सवालात पैदा होते हैं, जो जिन सवालात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ कि ज़ाती मफादात। मैं आपको इसमें से एक क्लॉज़ है, अगर वो इसके अंदर आप मैं पढ़ दूँ आपको, या अगर मेरे से अभी वो खुल जाए, ये जो क्लॉज़ है ना इसकी एक 52A, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन गुड फेथ एंड इंडेमनिटी। अब बीइंग सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर आप माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह जानते हैं इंडेमनिटी का क्या मतलब होता है। सही तहफ़्फ़ुज़ है, पीछे से भी बिल्कुल ठीक है। क्यों? अब मैंने खबर की थी 2015 में कि KSB बैंक 1000 रुपये में जो बेचा गया है वो हाईली नॉन ट्रांसपेरेंट डील थी, और उसमें कौमी ख़जाने को भी नुकसान हुआ और कुछ लोगों को फ़ायदा दिया गया। 1000 रुपये में KSB बैंक बेच दिया गया। उसके ऊपर नैब ने नोटिस लिया, इंक्वायरी हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, वो सिलसिला अभी तक चल रहा है। उस केस के अंदर 5 अफराद हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, जिनके ख़िलाफ़ अरेस्ट वारंट की रिक्वेस्ट की हुई है नैब कराची ऑफिस ने चेयरमैन नैब को। ज़रा चेयरमैन नैब साहब हमें बताएंगे कि वो क्यों उसके ऊपर साइन नहीं कर रहे और कौन लोग उसमें शामिल है। ये क्लॉज उसको डाली गई है। इसी तरह एक और इसके अंदर बचाने के लिए एक और जो चीज़ है, 3.6 अरब डॉलर की हॉट फॉरेन मनी पाकिस्तान आई थी, जिसके ऊपर बड़ा शोर मचा था, और उसके अंदर वो 13.25% इंटरेस्ट रेट की बात होती थी ना, कि आपने इतना इशारा सूद क्यों रखी है, इकॉनमी को आप सफोकेट कर रहे हैं। तो वो इसलिए 13.25% रखी गई थी कि बाहर से वो पैसा आ रहा था। कुछ क्वार्टर्स की तरफ से ये कॉल आई थी कि इतना हाई इंटरेस्ट रेट रख कर ये जो 3.6 अरब डॉलर हॉट फॉरेन मनी है, जो बाद में वापस भी चली गई तकरीबन सारी, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उधर से भी प्रोटेक्शन ले ली है। तो माजी के लोगों को भी प्रोटेक्शन दे दी है, और आने वाले जो अगर इन्होंने कोई कमिट किया होगा, चाहे प्रोफेशनल ड्यूटीज़ में भी आपसे कुछ काम गलत हो जाते हैं, उसको भी प्रोटेक्शन दे दिया है। तो ज़ाती मफादात। फिर ये कहते हैं जी कि इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग, जो इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है प्राइस स्टेबिलिटी। इस वक्त जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान काम करता है वो ये करता है कि उसका 2 काम है। एक, महंगाई को उसने कंट्रोल रखने की कोशिश करनी है, और दूसरा उसने इकॉनमी की जो ग्रोथ है उसको सपोर्ट करना है। जो फंडामेंटल चेंज इसके प्रीएम्बल में आ रही है, और एक में सेक्शन आ रहा है 2, उसके तहत ये करने जा रहे हैं कि अब जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा स्टेट बैंक का। उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर की स्टेबिलिटी, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा है, वो स्टेट बैंक का ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, टर्शरी, सानवी भी नहीं है, टर्शरी। अच्छा, अब इसमें जो बुनियादी चीज़ ये है कि अगर चले मान लेते हैं कि आपकी प्राइस स्टेबिलिटी है, तो ये इतना पलंदा है, इसके अंदर प्राइस स्टेबिलिटी डिफ़ाइन कहाँ पे, मुझे दिखा दें। प्राइस स्टेबिलिटी डिफ़ाइन नहीं है। अच्छा, अगर डिफ़ाइन नहीं है, दुनिया में जहाँ पे ये होता है, सिंगल गोल जहाँ पे दुनिया भर में होता है, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होती है। अकाउंटेबिलिटी के नाम पे इन्होंने क्लॉज इंट्रोड्यूस करवाई हुई है कि जी जो नहीं, वो दूसरे वाली अकाउंटेबिलिटी के पार्लियामेंट को एक रिपोर्ट दी जाएगी। अब पार्लियामेंट की रिपोर्ट क्या अकाउंटेबिलिटी के बराबर आ जाती है? आपने एक रिपोर्ट सबमिट करनी, ये मेरा गोल था, ये मैं अचीव नहीं कर सकता, उसका ABC उसके फैक्टर्स हैं। उसके बाद पार्लियामेंट क्या करेगी? हाथ झाड़ के घर चली जाएगी। अगर उसकी जो मुल्क की तबाही होगी, अगर आप इंटरेस्ट रेट को 20% पे ले जाते हैं, आप कहते हैं कि मैंने प्राइस कंट्रोल करनी है, आप इशारा सूद उसके लिए मुझे 20% रखनी है, उसकी पाकिस्तान के बजट के ऊपर क्या इसकी इंप्लीकेशंस हैं, उसकी इकॉनमी के ऊपर क्या इंप्लीकेशन है, उसकी सिर्फ जवाब ये है कि आप एक रिपोर्ट पार्लियामेंट में सबमिट करवा देंगे, और वो भी कोई पढ़ता है वहाँ पे नहीं पढ़ता। तो दीज आर द सम मेजर फ्लॉज इन द लॉ। मेजर फ्लॉज। मैं तो इसमें एक अगर इजाफा कर दूं, देखिए, एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट है। वो लॉ ये कहता है कि अगर उसकी वायलेशन होगी तो मिनिस्टर फॉर फाइनेंस आके उसको एक्सप्लेन करेगा और उसकी वायलेशन को रेक्टिफाई करने का एक पूरा रोड मैप देगा। 2006-7 से लेकर 5-6 से लेके आज तक पार्लियामेंट ने उसके ऊपर सवाल ही कोई नहीं किया। एक तो चलें, ये पार्लियामेंटेरियंस का इशू है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के भी इश्यूज़ हैं। तो अगर आप सिर्फ रिपोर्ट फाइल करने को या रिपोर्ट सबमिट करने को अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, तो ये तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो रिपोर्ट पेश करेंगे और उसके बाद आपने जो नुकसान किया है वो घर चले जाएंगे। इन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, और बिल्कुल ठीक की है। ये जो CPLC कमेटी है, लास्ट जब अप्रैल में मैंने भी स्टोरीज़ की, इन्होंने भी की थी, तो हमने उस टाइम ये बिल्कुल उसका इनिशियल ड्राफ्ट था जो, और उस टाइम मेरे पास एक कॉपी थी जिसमें बेसिकली इनिशियल लॉ था और उसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का रिस्पांस भी था। उस रिस्पांस में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से बड़ी शदीद मुखालफत की हुई थी, एक क्लास की, एक बिल की, बिल्कुल इसी बिल की, और उसकी कॉपी आज भी मेरे पास मौजूद है। ये कौन सा 3-4 माह में इतनी तब्दीली आई? हाँ, एक तब्दीली आई है। जो सेक्रेटरी फाइनेंस थे उस टाइम, वो अब वर्ल्ड बैंक में चले गए हैं, और जो नए सेक्रेटरी फाइनेंस आए हैं,
कौन सा IMF का प्रेशर है, या कौन सा कुछ शख्सियात का प्रेशर है कि जिसके नतीजे में उन्होंने, और मैं आपको बताऊँ इसका टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ये इन्होंने बिल कब पेश किया, जब सेनेट के इलेक्शंस होने वाले थे, और पूरी की पूरी काबीना की तवज्जो सारी उसके ऊपर थी, इसलिए कोई डिबेट नहीं हुई उसके ऊपर। तो अब मैं समझता हूँ काबीना के लोगों को भी थोड़ा सा सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है कि आप मेहरबानी करके इतनी इंपॉर्टेंट समरीज़ की अप्रूवल दे रहे होते हैं, मेहरबानी करके पढ़ लिया करें। चले पार्लियामेंटेरियंस ने नहीं पढ़ा तो चलिए, उनकी बात ठीक है, लेकिन कम से कम आप काबीना में बैठे तो हुए हैं। नीचे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वेट करके भेजते हैं, ऊपर तक आती है, लॉ मिनिस्ट्री वेट करती है, फिर कमेंट्स देते हैं, फिर जाके कैबिनेट के अंदर आती है ना। मैं यही तो कह रहा हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पहले अपोज किया, फिर चेंज ऑफ हार्ट्स एंड चेंज ऑफ माइंड हुआ। तो ये चेंज ऑफ हार्ट्स एंड चेंज ऑफ माइंड क्यों हुआ? या तो जो आपके एडवाइज़र हैं, जो आपके एडवाइज़र बनने वाले हैं, उनकी अपनी नौकरी ख़तरे में है। बोले कौन सी ऐसी चीज़ है जो जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें तब्दील हो गई हैं? तो ये सवालात उठाने बहसीयत जर्नलिस्ट हमारी जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ ये जो बातें इन्होंने की हैं, एक बात उससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एक पुराने जो अभी एक्ट है उसमें फिजिकल एंड मॉनिटरी एंड फिजिकल कोऑर्डिनेशन बोर्ड है। देखिए, दो पॉलिसीज़ होती हैं जो किसी भी इकॉनमी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट, एक मॉनिटरी पॉलिसी और एक फिजिकल पॉलिसी। हमारे जैसे मुल्क की रिक्वायरमेंट ये है कि फिजिकल और मॉनिटरी पॉलिसी कहीं ना कहीं पे आपस में बातचीत कर रहे हो, ताकि बैलेंसिंग एक्ट किया जा सके। अगर आप वो फोरम ही ख़त्म कर देंगे और कहते हैं जी एक लाइजन कमेटी बनाई जाएगी, उसके क्या TORs होंगे, उसका क्या मैंडेट होगा, वो तो किसी को पता नहीं है। अब आपके जहन में है भाई, आप जब लॉ बना रहे हैं तो आप चीज़ों को क्लियर कट लोगों के सामने लेकर आए ना, और फिर पार्लियामेंटेरियंस की भी जिम्मेदारी है कि वो इसको पढ़ें और इसको रिजेक्ट करें। अच्छा, इसमें शहबाज एक बात है कि हम देखते हैं कि कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है वो इंडिपेंडेंट है, जो इसी तरह के ही हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया का है, जापान का है, अमेरिका के अंदर है। तो हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा क्या कर दिया कि ये इसका इम्पैक्ट इस पर इतना ज़्यादा आएगा? इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो वो जो आपने पूछा ना कि ये पास कैसे हुआ, क्या नीचे स्क्रूटनी नहीं हुई? ये इसकी जितनी भी स्क्रूटनी हुई है ना, वो सेक्रेटरी फाइनेंस के लैपटॉप पे हुई है। लैपटॉप से एक प्रिंट निकलता है, उस प्रिंट को अपनी बगल में लेते हैं, बगल में लेके सेक्रेटरी लॉ के पास जाते हैं और वहाँ से साइन करवा के बगल में लाके वापस आते हैं और फिर कैबिनेट को चला जाता है। जो कैबिनेट कमेटी ऑन लेजिस्लेटिव केसेस है CCLC से, ये उसकी समरी पड़ी हुई है मेरे सामने। उसके अंदर समरी के अंदर लिखा हुआ है कि हमें बहुत अर्जेंसी CCLC के अप्रूवल की जो रिक्वायरमेंट है उसका कैबिनेट वेवर दे दे। CCLC ने फाइनल ड्राफ्ट को वेट ही नहीं किया। तो ये तो एक प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अब क्या इसमें गलत है और क्या एटॉनमी गलत है? एटॉनमी गलत नहीं है, एटॉनमी बिल्कुल होनी चाहिए। जो कोई भी इदारा उस वक्त तक बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकता जब तक आप उसको फंक्शनल और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं देते। मैंने जैसे पहले कहा, इसीलिए कहा ना कि जो सरकारी इवन द नैब के जो है उसमें कि अगर वो अपने फ़राइज़ अदा करते हुए कोई गलती होती है और उससे कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है तो वो उसके एम्बेट में नहीं आएगा। मेरा ख्याल है एक ऐसा आपकी। शख्स है जिसकी कुछ चीज़ें ट्रेस हुई हैं UK में और वो अभी भी स्टेट बैंक में काम कर रहा है। अगर उसको बचाना है तो बचा लें इस कानून के तहत। मैं इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, अच्छा नहीं लगता, फिर मुझे भी वो नोटिस आ जाएगा आपकी तरह कभी कभी, क्योंकि मेरे पास एविडेंस उस तरह की चीज़ों के आप नहीं होते ना। लेकिन बहुत सारे इदारे, कुछ आंखें उनकी खुली होती हैं तो कुछ की आंखें खुली तो उन्होंने कुछ चीज़ें ट्रेस की हैं। मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑटोनॉमी आप उसको ज़रूर दीजिए, लेकिन जो बात अभी शाह साहब भी कर रहे थे, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज कोऑर्डिनेशन बोर्ड को ख़त्म करने की क्या ज़रूरत है आपको? क्या आप इतने वॉइसराय बन गए हैं कि आप हिज़ रॉयल हाइनेस हो गए हैं कि आप आके एक वज़ीर ख़जाना के साथ, एक डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के साथ बैठ के अपनी मॉनेटरी पॉलिसी भी डिस्कस नहीं कर सकते? आप किस मुल्क में रहते हैं? आपको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, और आपकी सैलरी आपकी डिटर्मन करेगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो बोर्ड है, वो डिटर्मन करेगा। मतलब एक रियासत पाकिस्तान के पास ये इख्तियार भी नहीं है कि वो गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की सैलरी पर मुकर्रर कर सके। इसमें इस तरह की बेतहाशा चीज़ें मैं आपको एक उसके क्लॉज के अंदर आपको मैं लेके जा सकता हूँ। इसी तरह इन्होंने जितने भी आपकी मुख्तलिफ आपके फ़ंड्स थे वो ख़त्म कर दिए। अब एक और इसमें जो प्रपोज़ल है कि फ़ेडरल गवर्नमेंट को ये बोरोइंग नहीं करेगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, विच इन अ वे इज़ अ गुड थिंग। थोड़ा सा हुकूमत को बिहेव करना पड़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम
आपको कुछ तो सेफ फिर गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत होगी तो कहाँ से लेगी? प्राइवेट बैंक से? वो प्राइवेट बैंक से और भी प्राइवेट लेगी, बैंक अभी भी से प्राइवेट बैंक तो से प्राइवेट बैंक से किस रेट पे लेगी? जो भी स्टेट बैंक का शरह सूद होगी उससे ऊपर ही 1-1.5%, वो जो 1% के रफली ऊपर लेती है, 1.5% जो भी रेट होता है। लेकिन उस केस में अभी तो आल्दो के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से हुकूमत की बारविंग अभी भी ज़ीरो है, लेकिन कानूनी तौर पर मना नहीं, IMF के प्रोग्राम में मना है, आप नहीं ले सकते। लेट्स से अगर आपको स्टेट बैंक ऑफ कमर्शियल बैंक से आपको जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको एक्सप्लॉइट करती है, वो कहते हैं जी कि डिक्टेट करती हैं जी कि मिसाल के तौर पर आपकी शरह सूद है 10%, तो आइडियली आपको 11% पे कर्जा मिल जाना चाहिए। वो कहते हैं हम 15% से आपको लैंड नहीं करेंगे, उनको पता आ गया आपकी मेजर पेमेंट आ रही है, तो हुकूमत के कमर्शियल बैंक को कहती है भाड़ में जाओ, मैं स्टेट बैंक से कर्जा ले लेता हूँ फॉर द टाइम भी, वो बाद में उसको पे ऑफ कर दे। इसीलिए ये जो मौजूदा कानून है ना स्टेट बैंक, उसके अंदर एक क्लॉज है कि जितनी भी फेडरल गवर्नमेंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से बारविंग करेगी उसको क्वार्टर एंड के ऊपर ज़ीरो कर देगी। वो इस मकसद उसका यही है कि जो एक्सप्लॉइटेशन बाय द कमर्शियल बैंक से उसको चेक, लेकिन इस क्लॉज को मिस यूज़ किया गया और इसकी वायलेशन होती रही है। PMLN ने अपना आखिरी जो साल 1.5 साल था उसने जब IMF का प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो दबा के उसने स्टेट बैंक से बारविंग की है, जो कि गलत था। गलत एक चीज़ हो रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम के ऊपर चले जाओ। इस तरह की जो चीज़ें फेडरल गवर्नमेंट की बारविंग से रिलेटेड है उसको आप चेक कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक सेफ्टी वॉल्व भी रखें कि कल कोई हुकूमत पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को ब्लैकमेल ना करें। एक जो कॉन्सेप्ट है ना कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है ये बड़ी कोई फरिश्ता है, उसका अगर किसी ने जवाब लेना है ना तो जाके KSB बैंक की जो इन्वेस्टिगेशन है ना वो पढ़ ले, अगर किसी के पास नहीं तो मेरे से ले ले, मैं दे दूंगा। अब आम फहम में मुझे बताएं कि इसका अब असर क्या होगा? मतलब हुकूमत इतनी भी वो तो नहीं है ना कि यार इतने सोच समझ के किया होगा, उन्होंने ये बिल लेके आए हैं तो सर, कुछ मैं ना यही कुछ तो पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव क्या निकलेगा? देखिए, बुनियादी तौर पे अगर आप IMF के प्रोग्राम के बगैर करते ना आप, तो फिर उसके ऊपर एक डिबेट, IMF के प्रोग्राम से क्या होगा? क्या हमारी नहीं, इकोनॉमी ये देखिए पहले ही ना- नहीं रहन रखी हुई IMF के देखिए पास? ना, एक टेक्निकल मिशन आता है IMF, आम आदमी को क्या फर्क एक पड़ेगा? टेक्निकल मिशन आता है IMF का, और टेक्निकल मिशन जो आपको ड्राफ्ट पकड़ाता है आप वही बिल की सूरत में ले आते हैं। तो बेसिकली ये बिल्कुल फिर लोग कहने में बजाने में ना कि ये IMF की डिक्टेशन के मुताबिक है। ये टेक्निकल क्योंकि मैं स्टाफ आपको IMF बताऊं, का था? ये टेक्निकल मिशन IMF का था। मुझे जो साथ इसलिए ड्राफ्ट जी, लेके आया बिल्कुल था। जब वो मिशन आया था तो मुझे एक ब्रीफिंग दी गई, उस ब्रीफिंग में वो सारी बातें जो IMF के लोगों ने की वो सारी इस बिल के अंदर शामिल है। अब देखें फिर उसके बाद तो ये डिबेट जनरेट होगी ना जी। ये देखिए अब सेंट्रल ये फेडरल पैसे गवर्नमेंट लेंगे से अपनी इकोनॉमी के लिए, इतने कितना $6 बिलियन का पैकेज है ना वो, ये बात जो ठीक है, मुख्तलिफ- बैगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। हाँ। जो बैगर्स होते हैं वो चूजर्स नहीं हो सकते। फिर? लेकिन मसला ये है कि आप कम से कम आप बेहतर निगोशिएट तो कर सकते हैं ना। बस फेडरल गवर्नमेंट, अभी इन्होंने बताया कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कोई बारविंग नहीं कर सकेगी क्योंकि इन्फ्लेशनरी होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही ज़ीरो कर देंगे और आप उसकी इजाज़त ही नहीं देंगे तो बैंक्स आपको डिक्टेट कर सकेंगे। बैंक्स अगर आपको डिक्टेट करेंगे फिर आपकी मॉनेटरी पॉलिसी को भी वो डिक्टेट कर सकेंगे। ये बहुत ख़तरनाक है। हम ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान में इकॉनमी के लिए इतनी ऑप्शंस रखें कि वो ऑप्शंस जो हैं वो ये ना हो कि लोग फोर्सफुली हुकूमत पाकिस्तान को और रियासत पाकिस्तान को डिक्टेट करने की पोजीशन में ना आए। ये स्टेट विद इन द स्टेट बना रहे हैं आप। अगर ये लॉ इस सूरत में पास हो गया जो सूरत है, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ कि पार्लियामेंटेरियंस इसको रेजिस्ट करेंगे। और इसमें अगर पास हो गया तो क्या होगा? अगर पास हो गया तो ये जो गवर्नर स्टेट बैंक है वो प्राइम मिनिस्टर से और प्रेसिडेंट से ज़्यादा पावरफुल होगा। वाइसराय होगा। वाइसराय का हकीकी नुमाइंदा वही होगा। वाइसराय का हकीकी नुमाइंदा होगा। आप कंक्लूड करें, आप इसको कैसे उसको देख दें। मुझे पता है कि ये इतने छोटे से वक्त के अंदर इतनी बड़ी बातें नहीं हो सकती हैं। इसको कॉन्टीन्यूसली इस बिल को शक बाय शक देखने की ज़रूरत है। इसमें देखें, एक तो ये बात कि IMF के ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा इम्पैक्ट में अगर ये बताता पास हूँ। हो एक जाता है लास्ट इसी सूरत के अंदर? कंक्लूडिंग रिमार्क से पहले एक चीज़, ये जितनी इसके अंदर अमेंडमेंट्स हैं ना, इतनी IMF ने भी प्रपोज नहीं की। मैंने जो जहाँ से स्टार्ट लिया था ना, कुछ चीज़ें IMF के कंधे पे रख के स्टेट बैंक का गवर्नर खुद करवा रहा है, उसमें अपने आप को वो ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है। तो IMF की इनको बल्कि एक तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जो IMF की टेक्निकल स्टाफ की रिपोर्ट है ना, टेक्निकल मिशन की, कि क्या अमेंडमेंट्स स्टेट बैंक के कानून में होनी चाहिए, वो रिपोर्ट पब्लिक कर दें और उसके साथ इस ड्राफ्ट को कंपेयर कर लें। दुनिया को पता चल जाएगा IMF ने कितना कहा है और ख़ुद जो वहाँ पे कुछ शख्सियात हैं वो खुद कितना करवाना चाह रही हैं। एक चीज़। दूसरी, इसके अंदर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसको क्लॉज बाय क्लॉज जाए और जो चीज़ें स्टेट बैंक की इकॉनमी के लिए ज़रूरी हैं उसको फाइनेंशियल एम्पावरमेंट उसकी बिल्कुल ज़रूर करें, लेकिन एट द सेम टाइम उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़म्स लगाएं, जिसमें एक प्रपोजल ये हो सकता है कि अगर आप इन्फ्लेशन टारगेट इसके अंदर डालें बिल के अंदर,
आप कहते हैं 7%, उसके अंदर आप मार्जिन दे देते हैं, आप ऊपर नीचे जा सकते हैं कि बैंड उसका दे दें। अगर अचीव वो नहीं होता तो फिर उसकी रिपोर्ट सबमिट नहीं होनी चाहिए, उसके बाद गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को नौकरी से फारिग करना चाहिए। जिस तरह सिर्फ नौकरी से फारिग करना चाहिए, क्योंकि एक ऑफिशियल उसकी ऑब्लिगेशन थी ना, एक ड्यूटी है। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम है खबर लाना, मैं खबर नहीं ला सकता तो फिर इदारा मुझे तनख्वाह क्यों देगा? तो आप उसको घर भेज दीजिए। इस तरह का फिर आप काम कीजिए। तीसरी चीज़, बिल्कुल आप स्टेट बैंक इसकी ये जो बार्बिंग्स हैं इसको बंद कीजिए, फेडरल गवर्नमेंट वाली, लेकिन एक सेफ्टी क्लॉज रखें उसके अंदर, इन केस ऑफ इमरजेंसी, जो कि डिफाइन कर दे कि इमरजेंसी क्या होगी। आप एक सेफ्टी वाल्व पीछे रखें खुला, ताकि कल अगर कोई बैंक से आपको एक्सप्लॉइट करना चाहें वो ना हो सकें। चौथी चीज़, जो अकाउंटेबिलिटी क्लॉज डाली हुई है वो मजाक है, या उसको ख़त्म कर दें या उसको मीनिंगफुल बनाएं। पाँचवीं, जो इन्होंने इंडेमनिटी और इम्यूनिटी दोनों वो ख़त्म करें, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर नैब इतना ही बुरा है, जो कि हम सब समझते हैं वो अपने हद से बाहर जा रहा है, वो कहते हैं तो फिर कि सबको इंक्वायरी इसको या कोई भी प्यूनिटिव एक्शन उस सूरत में लिया जा सकेगा कि उसकी स्टेट बैंक की ही आला अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी जो है वो देखेगी कि आया वाकईतन ये गलत है, बोर्ड की और सुन लीजिए, फिर वो बोर्ड जो की है सुनिए। फिर ये उसके कानून- खिलाफ एक्शन आप वो कहेंगे कि हाँ जी आप FIA आ जाए। ये बोर्ड की औकात क्या है मैं बता देता हूँ। बड़े वहाँ पे जो है ना बड़े इज़्ज़तदार लोग बैठे हुए हैं। मैं इनसे, मुझे ये कोई भी बोर्ड का मेंबर बता दे मुझे, क्या उनके साथ ये बिल शेयर हुआ है या सिर्फ उनको प्रेजेंटेशन दी गई थी कि हम ये करने जा रहे हैं? ज़रा आपको पता चल जाएगा वो कितने पावरफुल हैं। वहाँ पे जो लोग बैठे हुए उनके कारोबार भी हैं। अगर कोई इकोनॉमिस्ट है, वैसे तो 3 इकोनॉमिस्ट बैठे उनको फारिग कर रहे हैं ना, क्योंकि जो नया प्रपोजल है उसके मुताबिक, चूँकि इकॉनमी की ग्रोथ है, आपका कंसर्न नहीं है, तो जहाँ जहाँ पे इकॉनमी से रिलेटेड चीज़ आ रही है, इकॉनमिस्ट आ रहा है, वो डिलीट हो रहा है, वो सारा वहाँ से डिलीट कर रहे हैं। तो अगर तो बोर्ड इतना एम्पावर्ड है और इतना इंडिपेंडेंट आगे जाके होगा तो फिर ठीक है, मेरे एतराज़ात ख़त्म हो जाते हैं। वो फिर बता दें वाकई उनको, उनके पास कोई ताकत है। बल्कि मैं आपको बताऊं, उनके जो बोर्ड के लोग हैं उनको थोड़ी बहुत ब्रीफिंग दी गई है, लेकिन वो उससे सेटिस्फाई नहीं है। फिर उन्होंने कहा है जी कि हमें ब्रीफ करें, तो शायद उनकी जो लेजिस्लेटिव कमेटी है वो दोबारा से उनको जो है वो ब्रीफ किया जाए उसका। बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का। मतलब आम फहम के अंदर यही बात है कि बिल्कुल स्टेट बैंक का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, लेकिन IMF के जैसे कि अपना मेहताब हैदर साहब ने जो है वो मुझे का कहना है, और जैसे कि अपना शहबाज राना साहब का कहना है कि इसको पार्लियामेंट के अंदर बहस होनी चाहिए, शिक टू शिक, हर उसका इसको ऐसे ही पास नहीं होना चाहिए। तो पार्लियामेंटेरियन से हम ये तवक्को करते हैं कि वो पाकिस्तान के हक़ के अंदर ही फ़ैसला करेंगे। पाकिस्तान को आगे बढ़ता हुआ सब देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा भी ना हो कि हम, जैसा कि कहा जा रहा है कि अगर ये बिल मंजूर होता है तो मेहताब हैदर की बकौल के स्टेट विद इन स्टेट, एक और विद इन स्टेट जो है वो पैदा हो जाएगी। शायरा दस्तूर से अब्दुल कीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।